अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इश्नाओ, मैं हूं अली सरवर। आज हम सबसे पहले बात करेंगे जी मसौदा जिसके बारे में बार बार बात की जा रही थी, आइनी तरमीम के हवाले से बिलावल भुट्टो ज़रदारी सामने ले आए हैं और इसी तरह PTI ने भी अपना मसौदा कमेटी में पेश किया है। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी किसी हद तक बता दिया, बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह कर दी हैं कि उनके आइनी मसौदे में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। आइनी तरमीम का ज़ाहिर ये मामला है, PTI और JUI ने अपना अपना जो मसौदा है वो पेश किया है, जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ख़ास तौर पर ये कहा कि वफाकी व सूबाई आइनी अदालतों का क़याम हमारी तरजीह है और जो पीपल्स पार्टी का आइनी मसौदा है वो भी सामने आ गया है। पीपल्स पार्टी ने कहा है कि जी जहाँ हम वफाक में आइनी अदालत के क़याम की बात कर रहे हैं, वहाँ सूबों में भी हम चाहते हैं कि आइनी अदालत बन जाए। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि हुकूमत ने आइनी तरमीम का ड्राफ्ट शेयर किया है, मामला कब तय होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ नवेद ज़ोहरी साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार। दानिशर, बहुत शुक्रिया सर आपका। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अनीस मंसूरी साहब, मारूफ सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, आपका भी बहुत शुक्रिया। सर, बिलाखिर आइनी मसौदा जिसके हवाले से बार बार बात की जा रही थी, आज ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो सामने रख दिया है और ये भी कहा है बिलावल भुट्टो ने कि आइनी तरमीम SCO इजलास से पहले या बाद में भी लाई जा सकती हैं। अब क्या कहेंगे आप? कुछ खदोखाल तो वाज़ह होने शुरू हुए हैं कि किस तरह का आइनी मसौदा है। हुकूमत गो कि अब तक सामने आइनी मसौदा इसलिए नहीं ला सकी कि कहा गया था मशावरत की जाएगी पहले, और मुत्तफ़िक़ा एक ऐसा ड्राफ्ट सामने आएगा जिस पर सब मुत्तफ़िक़ हों। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुत्तफ़िक़ा तो ये होने से रहा, इसलिए मैं आज भी इसको 50-50 ही बोलूँगा। मुझे लगता है 50% हो जाएगी और 50% ये नहीं होगी। मेरे भाई को ज़रूर बुरा लगेगा इस बात को। शिकवार आप कह रहे हैं तरमीम आएंगी और उसमें बहस मुबाहिसा होगा, कुछ को मंजूर करा लिया जाएगा। आज में तरमीम तो बहुत सारी ऐसी हैं जो होनी है और जो हो जाएंगी, लेकिन ये जो डेट है ना 25 अक्टूबर से पहले, ये वो होती नज़र नहीं आ रही और इसमें अभी बहुत कुछ होना बाकी है। 4 बड़ी जमातें इसमें जो है ना अपना मसौदा लेके बैठी हुई हैं। वो आपस में जब कड़ियाँ मिलाएंगे उसमें बहुत ज़्यादा डिबेट होगी। इतने करीब नहीं है, हर एक का अपना 4 बड़ी जमातों में 5वीं जमात जिसकी सीटें तीसरी और चौथी जमात से ज़्यादा हैं, चौथी जमात से MKM पाकिस्तान, उसको आप शामिल ही नहीं करें। उनका भी तो कोई आइनी मसौदा होगा। देखिए, उनका अब तक ना कोई आइनी मसौदा सामने आया है, ना ही उनकी कोई राय सामने आई है। वो तो गॉड गिफ्टेड है, मतलब उनको फॉर गुड ले रही है। उनकी शायद नून लीग से कोई बात हुई भी होगी, ज़ाहिर सी बात है। वो नून लीग के साथ, वो नून लीग के साथ है, जो नून लीग के साथ ही मैं उनको गिन लूँ। अच्छा, तो एक PMLN हो गई, एक पीपल्स पार्टी हो गई, एक JUI हो गई और एक PTI। ये 4 जमातें मैं देख रहा हूँ। अब इनमें आपस में मसौदा मैच कर जाए, ये तो बड़ी ही अच्छा आइनी अदालत बात होगी अगर ऐसा हो जाए तो। जो कहा कि एक तो वफाकी आइनी अदालत और फिर सूबों में भी वो चाहते हैं कि आइनी अदालत का क़याम हो। जी, आज ये कार्ड पहली दफ़ा शो हुआ है, इनके मसौदे जब सामने आए कि पीपल्स पार्टी ने वफाक के साथ साथ सूबाई आइनी अदालतों की भी बात की है। इससे पहले ये बात नहीं सामने आई थी। अब इस पर नून लीग एग्री होती है कि नहीं, क्योंकि इस पर जो है इसमें ज़ाहिर PTI भी है KPK में। हाँ, वो तो मान जाएगी। अब ये देखते हैं JUI माने ना माने। तो बहरहाल जब आइनी अदालतों का तो मुझे इतना डाउट नहीं है, ये हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा जो चीज़ें हैं उस पर बहुत सारी डिबेट अभी होना बाकी है। इस पर टाइम लगेगा, हो जाएगी। 25 से पहले 50-50 है। क्या कहेंगे अनीस मंसूरी साहब? ख़ास तौर पर आज JUI के मुफ्ती कवायतुल्लाह साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने तो ये कहा एज के हवाले से कि 3 साल जो चीफ जस्टिस की बढ़ाई जा रही है, उन्होंने कहा इस पर हमें एतराज़ नहीं है। लेकिन आइनी अदालत के हवाले से उन्होंने कहा जी जो खदोखाल बयान किए जा रहे हैं उस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं, लेकिन उस पर बात हो सकती है। अब जो मसौदा सामने आया है ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI एंड ज़ाहिर JUI। बहुत शुक्रिया अली। हमारे नवेद भाई या तो डॉक्टर जाकिर नाइक की तरह भूल जाते हैं या फ़ौरन जो है वो इमरान खान की तरह जो यूटर्न ले लेते हैं। अब कल ये कह रहे थे कि जनाब 18-19 को मेरे ज़राए कह रहे हैं कि वो पेश की जाएगी, हो जाएगा, पेश की जाएगी। अच्छा, पेश तो कर दी जाएगी, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। अच्छा, ठीक है ना। बिलावल तो कह रहे हैं पहले भी हो सकता है, लेकिन मेरे इत्तला के मुताबिक 18 और ऑनवर्ड, उससे पहले नहीं। लेकिन
होगी नहीं होगी उसमें 50-50 हूँ, ये बात याद रखें, क्योंकि ये अमूमन अपने दिल की बात मेरे मुंह से कह देते हैं। हमने पूरी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, जो बातें मैं कह नहीं पाता फर्ज कर लेता हूँ। देखिए हमने तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ भी नहीं कहा ना, सही है, हमने तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ नहीं कहा, सही है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जनाब सिर्फ बात याद रखनी चाहिए इंसान को कि यार क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। देखिए और हम अपनी बात पर कायम है। जुमे का दिन हम अपनी बात पर पहले दिन भी कायम थे, हम आज भी कायम हैं। तो ये हम जो कह रहे हैं वो वही होगा। हमने कहा था जाए नमाज बिछा लीजिए, नहीं मानते थे लोग, बिछाना पड़ी गया आखिरकार, सही है। अच्छा खैर, खुदा ने भी कहा पता नहीं कितनी बार इनकी दुआएं सुने, अब तो बस कर दे यार, एक ही काम के लिए कितनी बार जहमत होती है। अच्छा अब जो अगला सवाल है आपका कि जनाब ये जो मुसव्विदे आ रहे हैं, जो तो आईनी तरामीम आ रही है, देखिए अली इस पर 90% जो है वो काम मुकम्मल हो चुका है, बल्कि मैं कहूँगा कि शायद 100% हो चुका है काम। ये जो अब सारा ये दिखावा हो रहा है ना, जितना भी हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आई वॉश है, सही, और कुछ नहीं है। ये सिर्फ दिखाने के लिए हो रहा है कि हाँ जनाब ऐसा होगा, ऐसा हो रहा है, ऐसा मुसव्विदा हो रहा है, कहीं बातें तय हो चुकी हैं, कह रहे हैं बातें तय हो चुकी हैं। और इस बात पर कॉन्फिडेंस, पीटीआई भी शामिल है, पीटीआई भी शामिल है। पीटीआई ने नीम रजामंदी जाहिर करते हुए कह दिया है हम नहीं आएंगे, बस आप संभाल लीजिएगा। तो आप समझ रहे ना कि बस आप तो मौलाना फजल रहमान के हवाले से जो कहा था सलमान अकरम राजा ने, आज आप देखिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है और मौलाना का किरदार तारीखी अहमियत का हामिल है। देखिए मौलाना साहब हमेशा अपना सौदा बेचते हैं, वो किसी के कहने पे नहीं आते। वो आप उनको लाख ये कह दे, यूँ कर दे, इतने पुराने सियासतदान हैं कि जनाब हमारे और आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और आप और हम दोनों भाई भाई हैं। मौलाना सब याद रखते हैं और मौलाना अपने वक्त पर हिसाब करते हैं। मौलाना के अंदर कभी भी ये बात नहीं आप देखेंगे कि जनाब मेरी कोई ये मामला या आपने मुझे माजी में ऐसा क्यों कहा था। मौलाना को पता है इस वक्त आगे मुझे क्या करना है। तो मौलाना साहब का उन्हें मालूम है कि जितना बेहतर पे मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसे मौजूदा हुकूमत या दीगर लोग कर सकते हैं। पे से मुराद पैसा नहीं है, सही है, मतलब पैसे मुराद इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग ना, यानी कि जो कुछ भी हो सकता है वो मौजूदा हुकूमत के साथ हो सकता है। अगर मौजूदा हुकूमत के साथ वो अगर आगे नहीं चलते तो फिर या मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो साथ नहीं चलते, तो उन्हें ख़ुद मालूम है कि आगे उसके क्या नताइज हो सकते हैं। और सारे मामलात में वो जिस तरीके से आपको याद होगा कि जिस तरह आनिया जानिया पिछली बार लगी हुई थी, इस बार वो आनिया जानिया आपको नज़र नहीं आ रही है। इस बार ख़ुद चल कर वो जनाब इजलास में जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हवाएं किस तरफ जा रही हैं। और आज जब उनसे पूछा गया कि आईनी तरमीम में आप जो आईनी अदालत हैं उस बारे में क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा मैं अभी इस पर कोई राय नहीं देना चाहता, वरना पहले तो मुखालफत कर रहे थे ना। तो आप ये देखिए कि ये जितना भी सारा गेम है ना, जी जी, उसने आपने शायद पूछा था ये हो जाएगी कि नहीं हो रही है, 100% हो रही है। अच्छा भाई इनका मैंने 50-50 ये 100%। अच्छा मौलाना ने ये भी कहा कि जी 25 से पहले मौलाना साहब ने ये फरमाया कि 18वीं तरमीम पर मशावरत में 9 माह लगे, इस पर 9 दिन तो लगेंगे। लेकिन उसमें एक जुमला बड़ा अहम है जो उन्होंने कहा कि हमें हुकूमत का तरमीम का तसव्वुर कबूल नहीं, जब हमारी तजावीज़ को शामिल किया जाएगा तो हिमायत भी कर देंगे। उन्होंने शर्त ये रखी कि हमारी तजावीज़ भी शामिल की जाए इसमें, फिर हम एग्री हो जाएंगे। तो लगता है आपको कि हो गए? अच्छा आप कह रहे हैं हो गए, आपको भी लगता है? अगर आपको यकीन नहीं आता ना तो नवेद भाई के बहुत अच्छे दोस्त हैं, कराची के मेयर भी हैं, फ़ोन कर ले उनको। जेयूआई का क्या पता है सर, मैं ऐसी बात करते थे। मैं आपसे अभी कह रहा हूँ, आप पता कर लीजिए। मेरे और भी जराए हैं, मेरे जराए के मुताबिक अभी नहीं, हम तो अपने मेयर से पूछेंगे ना, हमारा फैसला करने जा रहा है, सॉल्व नहीं हुआ। अच्छा एक तरफ तो ये आईनी तरामीम है नाज़रीन, और दूसरी बहुत ज़्यादा अहम खबर ज़ाहिर है SCO का इजलास भी है जो 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में है, और ज़ाहिर उसी के हवाले से फ़ौज भी तलब की गई है, दुकानें वहाँ कहा गया कैफ़ेज़ जो हैं और शादी हाल सबको बंद करने का कहा गया है, ताकि वो जो मुख्तलिफ ममालिक के हुकूमती सरबराहान आएंगे उनके सिक्योरिटी के हवाले से कोई मसाइल का सामना न करना पड़े। ऐसे मौके पर अब हुआ ये है कि जी PTI की जानिब से कहा गया है 15 अक्टूबर को D चौक पर एहतजाज करेंगे। ये क्या सर वजूहात हैं? मालूम भी उनको SCO इजलास है, इतने मुल्क के सरबराहान आ रहे हैं, पहले भी उन्होंने एहतजाज किया था, 2014 में चीनी सदर आ रहे थे, उनको रोक दिया था। अब फिर उनको मालूम है कि इन 2 तारीख़ों में इजलास होना है, उसके बाद भी कर सकते हैं। ये जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है या अपनी अहमियत जताने के लिए इस तरह कुछ कर रहा है, या डील कुछ करना चाहते हैं ऐसी? देखिए ये आपने आखिरी में जो बात वो सही की, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के पास बार्गेनिंग चिप्स होते हैं।
इस वक्त उनको पता है कि ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसको ही एहतजाज का हम अगर दे देंगे तो मुल्क का नहीं सोच रहे तो वो यार इसमें मैं तो देखें जो चाइनीज विरोधी मारे थे उस वक्त धरना देना वो गलत था, बिल्कुल गलत था, मैं उसमें कभी हिमायत नहीं करता, हमें बहुत ही गलत था, धरना बनता नहीं था। अब जो है देखें आपने अभी आपने वर्ल्ड यूएन का इजलास देखा, उसके बाद मुजाहरे होते रहे, हर रोज होते रहे, और 200 मालिक के लोग आए होते हैं, 200 मालिक, उनको फर्क पड़ा कि भाई कोई मुजाहरा नहीं करे किया, एक जगह होती है इधर इसी तरह होता है कि हमारे पता करने पंजाब को G8 का हुआ, करने लेके आते हैं लोग, असला लेकर आते हैं लोग, वो तो गलत है। इस बार भी ऐसा नहीं कहा, कोई आवाज आई खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर लगी कि मैं क्रेन लेके आ रहा हूँ 15 तारीख को, लेकर वो तो गया, इसमें कोई थी 15 तारीख के लिए तो कोई ऐसी आवाज अभी तक आपको नहीं आई, अभी नहीं आई ना, आज तो ऐलान किया, आएगी भी नहीं, अमन गिरगे में बैठे हैं ना अभी तो हाँ, वो इसमें आएगी भी नहीं, इसमें कोई वो क्रेन लेके आने वाला नहीं है, मुजाहरा करना है उनको। तो अगर मेरे हाथ में तो पता है मुजाहरा करना है, ओके आपकी ये जगह है, इधर आप खड़े होकर मुजाहरा कर लें, हम देखते हैं कितने लोग आएंगे, उसको हम सिक्योरिटी दे देते। इंडिया में हुआ आपको जो पिछली कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें भी G8 की, उसमें भी कितने मुजाहरे हुए। तो ये मुजाहरे होने ये कोई वो नहीं होता, इसको इतना बड़ा इससे खौफ नहीं खाना चाहिए गवर्नमेंट को। ओके आप कहते हैं बार्गेनिंग, यस ये बार्गेनिंग वो कर सकते हैं और मेरे ख्याल में बार्गेनिंग कल से स्टार्ट भी हो जाएगी। उसके अगेंस्ट जो मैंने पेशन गोई की है, हो सकता है कुछ मोहतरमाएँ रिहा हो जाए, कुछ इनको दे दिया जाए, कुछ दे के ही ऐसी चीज़ें की जाती हैं, सियासत में ये होता है। अनीस मंसूरी साहब आपको भी लगता है कि कुछ लेडीज रिहा होने वाली स्मार्ट प्ले कर रही है पीटीआई 15 अक्टूबर डी चौक पर एहतजाज का ऐलान करके? देखिए वो स्मार्ट तो हर जगह प्ले करते हैं, जहाँ उनको झुकना होता है वहाँ झुक जाते हैं, जहाँ पैरों में गिरना होता है वहाँ पैरों में गिर जाते हैं, जहाँ गिरेबान पकड़ना होता है वहाँ गिरेबान पकड़ लेते हैं, जब देखते हैं सामने वाला कमजोर है गिरेबान पकड़ लेंगे, जहाँ समझेंगे ताकतवर है पैरों में गिर जाएंगे। हल्का सा इशारा आप देख लीजिए ना, मैं यूँ कर दूंगा, मोहसिन नकवी को नहीं छोड़ूंगा, मैं फलां को नहीं छोड़ूंगा, बराबर में बैठाया। सही है, खुद कहा मैं सर आप तकलीफ़ ना करें, मैं जाकर बात करके आता हूँ, आप क्यों तकलीफ़ करते हैं, मैं हूँ आपका खादिम यहाँ पर। वो तो जाहिर सेम भी तो है ना वहाँ के। मैं आपका खादिम, मैं हाजिर, सही है, मैं मेरे लायक कोई खिदमत करें, मैं आपकी हर बार में देखिए पिछली बार भी गायब होकर मैं पूरा उतरा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इस बार मैं आपके सामने आकर पूरा उतरूँगा, देख लीजिएगा। और वो उतरे तो भाई देखिए पीटीआई जो है वो खान चाहे कुछ भी कहता रहे, सोचता रहे, सुनता रहे, कैसे भी करता रहे, यूँ करे, यहाँ सब यहीं से बात लेकर आते हैं। और ये जो आपको सारा नज़र आ रहा है कि जरा हम जाएंगे और उधर, ये सिर्फ खान को दिखाने के लिए कि देखो हमने तो डी चौक पे हम गए थे और खान बार्गेन क्या करेगा यार, उसकी खुद जिनको बार्गेन करनी थी उन्होंने कर ली, अपनी कुर्सी बचा ली, सही है, अपनी एमिनेशिप्स बचा ली, अपने MPS बचा लिए, सब कुछ बचाकर वो सुकून से बैठे हैं। यार टेंशन ना लें आप, ये जितना दिखावा हो रहा है ना, सही है, कुछ नहीं है। ये लगता है आपको भी? मैंने तो अपनी राय दे दी है, अब ये इनकी अपनी राय थी। मेरे ख्याल में कोई बड़ा शो नहीं होगा, कोई खबर पख्तूनख्वा से कोई वो जुलूस खरीदने नहीं आएंगी, मुजाहरे की कॉल देंगे, बार्गेन होगी, मुजाहरे की कॉल वापस ले ली जाएगी, उसके गुड जेस्टर में एक आध चीज़ें कोई गवर्नमेंट की तरफ से आ जाएंगी, सिंपल ये होगा। और ये आपको कल परसों में पता लग जाएगा। यानी कि डील छोटी मोटी डील होनी चाहिए। जब बातचीत, जब वजीर दाखिला साहब जो उनको ढूंढ रहे थे कत्ल के केस में, बहुत सारे केस में, खुद खैबर पख्तूनख्वा आके गवर्नर के साथ उनके साथ बैठ गए, खत्म हो गई ना बात। बड़े कॉस के उनको बताते भाई ये वो गंडापुर जिसको आप ढूंढ रहे थे। लेकिन होता है सियासत में बातचीत के बगैर क्या होगा, डील्स के बगैर कुछ नहीं होता। डील्स ही होती हैं, वो कौन सा नहीं, वो जो आप कह रहे हैं कि जो एहतजाज होता है दुनिया भर में, इनको इजाजत देनी चाहिए। वो तो जमहूरी हक है यार, होता है, मैं नहीं समझता कि तो है जिन्होंने 9 मई जैसा कुछ किया वो उनको इजाजत कैसे देंगे? जो गलत है उसको गलत करेंगे। नहीं तो वही तो आ रहे हैं, भुगत भी तो रहे हैं और जिंदगी भर भुगतेंगे, तो दोबारा कर दें खुदा ना खास्ता। दोबारा 9 मई करने की वो चश्मे नहीं है ना जो फैस के बह रहे थे। 9 मई आप समझते हैं उनकी वजह से हो गया? बहुत बड़ा उन लोगों का भी आता, तभी तो सजाएं भुगत रहे। तकरीर तो की 100 से ज्यादा भुगत रहे, जो तकरीर की थी इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले, उसको फैज तो खुद कोर्ट मार्शल भुगत रहे हैं। अभी जो तकरीर की थी, एक गोली के मुकाबले में 10 गोलियां और हम ये कर देंगे, तो क्या हुआ? उनके साथ वजीर दाखिला साहब जाके मिले, उन्होंने कोई बात की कि आपने तकरीर क्यों की थी, या आए मैं आपको गिरफ्तार करने हैं? आप एक मर्डर का केस भी है इस्लामाबाद में, एक कांस्टेबल का, कोई नहीं ना सियासी ना उन्होंने बताया कि मैं सर किस तरह मनाली की पहाड़ी से नीचे कूदा हूँ, ना वो नहीं, ये सब बातें होती हैं, सियासी बातें होती हैं, डील होगी कोई छोटी बहुत, और ऐसे मौके पे। अच्छा जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट बार की अलविदाई अशाइये की दावत कबूल कर ली, और फिर ये खबर आई कि जनाब चूँकि 20 लाख से ज़्यादा खर्च आता है, चीफ जस्टिस ने सरकारी खर्च पर अलविदाई डिनर लेने से तो कर ली है माजरत।
अच्छा, इन चीज़ों से ये लगता ये है आपको कि जो बार बार कहा जा रहा था शायद ये एक्सटेंशन लेना चाहते हैं 3 साल एज के हवाले से इनको बेनिफिट मिल जाएगा, इसलिए नए चीफ जस्टिस का ऐलान नहीं किया जा रहा, नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा, लेकिन ये अलविदाई डिनर वगैरह लेना अगर शुरू कर दिए हैं तो क्या समझा जाए इससे? देखिए, फुल कोर्ट भी बुलाया जा चुका है और आज मेरी इत्तला के मुताबिक जो है वो मुख्तलिफ लोगों को ख़त भी लिख दिए गए हैं कि उसमें शिरकत के लिए और जा रहे हैं। इसका मतलब आपकी खबर ये? देखिए, मैं तो नहीं कह रहा कि जा रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो शुरू से कह रहा हूं, जाकर आईने अदालत में आ रहे हैं। देखिए ये तो सारा डिसाइड करना है। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ जा रहे हैं, शुरू से तो- कह रहा नहीं जा रहे। ये तो अब जब मैंने कहा था जब वक्त आएगा तो पता लगेगा। ये तो ये मैंने decide- यहीं पे छोड़ी थी ना बात, आने की तारीख देख लेंगे। ये तो डिसाइड ये नहीं करेंगे, जिन्हें डिसाइड करना है वो कर रहे हैं, तो अभी तक हुआ नहीं, वो तो कर चुके हैं। यही काजी फायदे था बिल्कुल। आईनी अदालत में। आप भी देख रहे हैं इनको चीफ जस्टिस? देखिए, जब आईनी अदालतें बनेंगी, अभी तरमीम आने वाली हैं, जब अभी कोई तरमीम 50 साल होगी, आएंगी, जब आईनी अदालतें बनेंगी तो यही होंगे चीफ जस्टिस, ये कह रहे हैं आप? बहुत मुमकिन तौर पे ये हो सकते हैं, यही होंगे, मैं नहीं कह सकता, ये भी हो सकते हैं क्योंकि रिटायर्ड लोगों को भी लेने का उसमें ऑप्शन रखा हुआ है। रिटायर तो हो रहे हैं ये, रिटायर हो रहे हैं, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं था। तो वो जो ना है। तरमीम है 3 साल वाली, क्या होगा फिर? करिए, तब तक तो रिटायर हो चुके होंगे ना। तरमीम बाद में हो रही है 25? मेरे 25 के बाद में देख रहा हूँ, अगर इनके मुताबिक 25 के पहले बाद। हो गई तो फिर ये क्या रिटायर होंगे? सर सब कुछ 25 से पहले ही होगा। तो फिर 3 साल वाली तरमीम तो होंगी ना, बिल्कुल होंगी। तो फिर फिर रिटायर बढ़ नहीं होंगे जाएगी। फिर ये। तो मैं कब कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ अभी वो कह रहे थे होंगे। अभी यूटर्न, अभी अब कौन मैंने क्या कहा? यूटर्न, मैंने अब क्या कौन यूटर्न ले रहा है? मैंने क्या कहा है? 3 साल एज बढ़ जाएगी तो रिटायर कैसे होंगे? मैंने आपसे क्या कहा? रिटायर नहीं हो रहे। देखिए, मैंने कहा कि अभी दिल्ली दूरस। अच्छा, सही ये है। तो आप कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, वो फुल कोर्ट उन्होंने बुला लिया है, दावतनामे भी जा चुके हैं। दावतनामे जारी मतलब कर दावतें दिए भी हैं, खा लेंगे ये। सब कुछ, लेकिन इनके पास इख्तियार नहीं है ना, करना किसे? इन बार काउंसिल ने दायरे दी, नहीं वो खुद नहीं, करेंगे। करना किसे? इन सियासतदानों को, हाँ? मुख्तरा हलकों को। आइन बना हुआ है, आइन सही है, में उनको करना है ना। जो डेट आएगी उस डेट में ये दूसरा तो चीफ मैं जस्टिस आपको मिलेगा। शायद याद हो कि भाई काजी फायजीसा की मर्जी हो या ना हो, वो बनना चाहे या ना बनना चाहे, ये सारा फैसला करना है उन सियासतदानों नहीं, को। ये क्या बात की आपने? ना बनना चाहे तो फिर तो ज़बरदस्ती नहीं हो सकती है। आप वो कह रहे हैं कि नहीं मैं घर जाना चाह रहा हूँ, कह रहे हैं आप बैठ जाएं। देखिए, मैं आपको खबर देता हूँ। मतलब काजी फायदा है एमक्यूएम में, क्या कह रहे हैं आप? ऐसा ही है, ऐसा ही है ये काजी फायदा एमक्यूएम को नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है? यार। बड़ी हैरत 4 जमातों का इन्होंने नज़रअंदाज किया, जुबैरी साहब ने भी 4 जमातों का कह दिया, और 5वीं जमात जिसके 22 हैं यार एमएनएस। अच्छा, आप ये देखिए ना, बड़ी जमात है। तमाम पार्टी के रहनुमा वहाँ मौजूद थे और हैरत अंगेज तौर पर एमक्यूएम की मेन लीडरशिप आज हैदराबाद के जलसे में थी। आज बड़ी अहम बात यह है कि तमाम पार्टी सरबराहान उनका वहाँ पर मौजूद मसवदा नहीं है है ना। और वो यहाँ पर हैदराबाद के जलसे में मौजूद हैं और ना उनकी तरफ से कोई बयान आ रहा है। अच्छा, मैंने कुछ एमएनएस को फ़ोन किया था, मैंने कहा था क्या आप लोग गए उधर? कह रहे हमें अभी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आई है। मैंने कुछ एमएनएस को कहाँ phone- से इंस्ट्रक्शन नहीं आई? अपनी पार्टी की तरफ से कि जनाब उधर चले जाएं। खालिद महमूद साहब की तरफ से। कोई पार्टी की तरफ से नहीं आया कि जनाब आपको फ़ौरन उधर पहुंचना है। अच्छा, मैंने उनसे पूछा कोई मुसविदा आप तक पहुंच चुका है अभी तक? कह रहा नहीं, हम लोग तो सब कराची में हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं आया। व्हाट्सअप पे तो ज़ाहिर है कहीं भेज सकता है आदमी। हाँ, तो नहीं आया, अभी तक नहीं आया। तो बिलावल ने भी शेयर नहीं किया, इतनी बड़ी जमात है। वो मैंने बोला एमक्यूएम को आप नून लीग के साथ गिने, पीपल्स पार्टी के साथ नहीं गिने। अच्छा, बिल्कुल अलग जमात करार दे दी सर आपने तो। अच्छा जी, 2-3 बड़ी अहम खबरें, और कराची के हवाले से ख़ास तौर पर एक खबर है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का असल चेहरा किसी हद तक लोग कह रहे हैं वाज़ेह हो गया। वो जी NA 231, जहाँ पर दोबारा गिनती के हवाले से हंगामा राई का सामना हुआ। यहाँ हकीम बलोच साहब 389 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि उससे पहले जब नताइज अगले दिन अनाउंस किए गए उससे पहले 1200 वोट से खालिद महमूद साहब जीते हुए थे, आज़ाद उम्मीदवार PTI की जानिब से। लेकिन अचानक फिर सुबह पता चला जी 389 वोट ज़्यादा हो गए हैं, तो इसलिए उनको चैलेंज किया हुआ था। 4 पोलिंग स्टेशंस का कहा गया था जी। हुआ ये कि नकापोश अफराद आए और डिप्टी मेयर पीपल्स पार्टी के ऑलरेडी वहाँ कहा जाता है वो ये ना तो फील्डिंग लगा कर बैठे हुए थे, तो वो आए और जनाब उन्होंने 2 बोरे थे बैलेट पेपर्स के, 1 बोरा उठाकर भागने में, फ़रार होने में कामयाब हो गए पुलिस के होते हुए भी, और 1 बोरा जो उनके हाथ से गिरा उसको आग भी लगा दी गई। सब खड़े हुए तमाशा देखते रहे, ना बुझाने की आग कोशिश की ना कुछ, बल्कि जो रह गए बैलेट पेपर्स बिखरे हुए थे जगह जा बजा, उनको उठाने की भी जहमत गवारा किसी ने नहीं की। सर क्या है ये, 1 सीट अगर कम हो भी जाएगी पीपल्स पार्टी की, इस तरह के हथकंडे, आपकी हुकूमत है, आपकी पुलिस है, आपके लोग थे, आपका डिप्टी मेयर वहाँ खड़ा हुआ है, एक सर क्या हो रहा है? ये सवाल अगर आप किसी पीपल्स पार्टी के जिम्मेदार से करते तो उसको आपको आपका राय बेहतर लेना चाह रहा हूं जवाब। सर। हाँ, आप इस तरह है ना, फिर आपकी मतलब ना आप करें। सिंध में नहीं रहते क्या आप? नहीं, वो तो आप भी रहते हैं, तो मैं ये तो भी रहते मेहमान हूं ना हैं। सर। अच्छा, लेकिन मेरी ज़ाती राय,
ज़ाती राय में तो सबसे पहले मैं मजम्मत करता हूँ इस वाक़ये की कि ये नहीं होना चाहिए था और इसके बड़े दूरस्थ नताइज बरामद होंगे इन फ्यूचर। ये खाली पीपल्स पार्टी का एक हल्का नहीं खुलेगा, फिर कराची के और बहुत सारे हल्के खुलेंगे जिसमें और बहुत सारे लोगों को तकलीफ होगी। अब गिनती होगी कैसे? एक तो लेके भाग गए वो, एक हल्के का लेके भाग गया। अब अगर ये हो जाए कि कल परसों कभी आप ये न्यूज़ सुने हैं कि इलेक्शन कमीशन में आग लग गई और ये हो गया तो फिर तो हो गया, तो फिर तो सब गए। नहीं तो इन 4 पोलिंग स्टेशन पे क्या दोबारा वोट डलवाई जाएंगे? क्योंकि वो तो एक तो फरार हो गए लेके बोरी, या उस बोरी को बरामद करके की जाएगा? अब मेरे ख्याल में चेंजिंग करके उसी बोरी को लाके रख देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा हो सकता। ये तो सारी मीडिया में आ गया, सब लोगों ने देखा, वो तो जल गई। जो जल गया वो जल गया। जो बोरा है अगर वो अगर बरामद हो जाए कहीं से, वो बोरा आगे रख दिया जाए, नामुमकिन। देखिए अब ये क्या कर रही थी पार्टी की? पुलिस को सस्पेंड करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन के जिम्मेदारों को भी सस्पेंड करना चाहिए, ठीक है। वो एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे थे, फिर वो नामालूम लोगों पे एक साया कराची में एक जमाने में तो नामालूम किसी जमात के बारे में कहा जाता था। अब ये किसके? तब उसको ऐसे डिस्कस भी नहीं किया जा सकता था, लेकिन अभी डिस्कस कर रहे हैं, बल्कि ना डिस्कस कर रहे हैं। आपने तो फैसला करके आपने तो जज बन के फैसला करके आपने तो FIR भी काट दी एक जमात के खिलाफ, मगर बहरहाल आप लेकिन बहरहाल गलत है। मैं ये कह रहा हूँ अब जाएगा मसला हाई कोर्ट में, और जब जाएगा तो हाई कोर्ट ये फैसला दे सकता है कि इन 4 हलकों में दोबारा पोलिंग हो। उन 4 हलकों में अगर दोबारा पोलिंग हो गई तो पीएसआरटी जीत जाएगी। मैं नहीं कह सकता, जो भी होगा जो तो लोग जो राय देंगे वो सब देखा जाएगा। लेकिन इसके बाद ये यहाँ रुकेगा नहीं। जो मैं अगली बात कहने जा रहा हूँ वो बड़ी अहम है, ये रुकेगा नहीं। अब इनको जिस चीज़ का खतरा है, जो वो फायरवॉल लगाना चाह रहे हैं तरमीम में लाके PMNL वाले, वो ये है कि पंजाब में ऐसे बहुत सारे हल्के हैं जिन पे शकूक है, कराची में भी बहुत सारे हल्के हैं जिनमें है। डरी हुई पीयूष पार्टी का पूछ रहा हूँ, उनको क्या खौफ है? उनको मुझे नहीं पता, वो उनके जिम्मेदार बताएंगे। तजिया क्या है आपका? मैं तजिया पूछ रहा हूँ आपसे, मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरा नहीं ख्याल पीपल्स पार्टी से ज्यादा दूसरी जमात जो कराची में है वो ज्यादा डरी हुई है, वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। क्यों हुई? क्योंकि हकीम बलोच की सीट तो हमेशा से पीपल्स पार्टी वहाँ से जीत आई है। पीटीआई वाले लेके भाग गए? मैं नहीं कह सकता कौन लेके भागा है। पुलिस का काम है, पुलिस को पकड़ना चाहिए। न्यूट्रल तजिया ये है आपका? पीटीआई वाले नहीं, पीटीआई लेके भाग जाएंगे? नहीं, मैंने नहीं कहा। तो फिर पीपल्स पार्टी 2 ही तो मारते हैं सर। भाई मैं कैसे किसी पे आपकी तरह FIR काट दूं, मैं कैसे इल्जाम लगा दूं? पीटीआई को कह रहे हैं वो भाग नहीं सकते, इस तरह उनका फायदा नहीं, नुकसान हो जाएगा। अगर मैं अगर ये बात बोलूं, 2 ही लोग थे कि कोई तीसरा भी हो सकता है। फिर सर तीसरा कहाँ से? किसको दिलचस्पी है? तीसरे लोगों को हुआ। देखिए अगर ये हो जाता तो क्या होता? देखिए इस तरह से कंक्लूड करते, अगर ये खुल जाते पूरे और फर्स्ट करें इसमें पीटीआई जीत जाती तो एक वो बोलती और हल्के खोले, फिर और हल्के दबाने के लिए ये काम करा दिया गया। मेरे ख्याल में ये भी हो सकता है। चले जी, इन्होंने तो मलबा डाल दिया एस्टैब्लिशमेंट पे। आप बताएं सर। देखिए भाई सीधी बात है, पुलिस पार्टी को मान रहे हैं, हम पीटीआई मान रहे हैं, ये अजीब सा जवाब देते हैं हम तो। ना मालूम पे डालें जो हमेशा किया है। अच्छा बड़ी अजीब बात है ना, उधर अजीब इतनी ज्यादा लोग खड़े हुए हैं, पुलिस की मोबाइल है, मेयर क्या कर रहे थे? मेयर है, इलेक्शन का अमला खड़ा हुआ है। ये काम है। कराची में बारिश हो रही थी, वो वहाँ बैठे हुए थे इलेक्शन। अच्छा और मेयर वहाँ बैठे हुए? ऐसे अजीब करें, ये लावारिस शहर नहीं है तो क्या है? मेयर नाम है वहाँ बोरियां, क्या मैं बात करूँ? बहरहाल आप बताएं सर। अच्छा बड़ी अजीब बात है ना, मतलब सब लोग खड़े हुए हैं, उनके सामने नामालूम अफराद आराम से आते हैं, मुंह पे मास्क लगा हुआ है, आते हैं, पुलिस भी मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है, एक बोरा लेकर भाग जाते हैं, दूसरा बोरा उधर गिर जाता है। मतलब अली अमीन गंडापुर के फलसफे से ज्यादा गया मतलब यार कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, भाग तक नहीं रहे पीछे उसके पकड़ने के लिए। है इलेक्शन कमीशन एक फेडरल इदारा है जिसकी सिक्योरिटी बहुत सख्त होनी चाहिए। रीजनल ऑफिस है लेकिन अच्छा इलेक्शन कमीशन काम है ये? इलेक्शन कमीशन के अंदर से अगर कोई चीज लेके जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन काम चोरी पकड़ना, मैंने ये बोला। अच्छा पुलिस खड़ी हुई है, पुलिस को क्यों नहीं कह रहे? मतलब हमारे यहाँ कहानियां ऐसी होती है कि आप या तो मुझे बोलने दें भाई, जो साफ फरमा रहे हैं कि आप सवाल भी खुद कर रहे हैं, जवाब भी खुद दे रहे हैं, तो फिर हमारी जरूरत नहीं है। देखिए इलेक्शन कमीशन के अंदर से जाके ये बॉयग निकाल लेना सच यही एक बहुत बड़ा जुर्म है। इसमें कई सवाल निशान पैदा हो जाते हैं इलेक्शन कमीशन की अपनी सिक्योरिटी पे, और जो उधर मौजूद पुलिस वाले हैं उनकी उन पे, उन सब पे ये एक बहुत बड़ा हुआ है। किसके ज़ेर असर है सिंध में? देखिए इलेक्शन कमीशन एक फेडरल इदारा है, इसकी सिक्योरिटी असर है, इसकी सिक्योरिटी देना सिंध पुलिस की है। सिंध पुलिस किसके अंडर में?
सिंध के अंदर में गवर्नमेंट तो पंजाब में तो नहीं हो सकती, सिंध गवर्नमेंट के अंडर में, हाँ। सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की। जी आप बताइए सर। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ ना, मतलब आप देवमालाई कहानियां आपने सुनी तिरस्माती होगी, कहानियां हैं आपने ऐसी कहानियां सुनी होगी कि भाई एक सब लोग खड़े हुए हैं, एक राब सुलेमानी टोपी पहनकर आते हैं, अंदर जाते हैं, बोरा सिर्फ चलता हुआ नजर आता है, लोग नजर नहीं आते कि लोग कौन है। उसके बाद वो जाते हैं, घबरा जाते हैं, एक बोरा गिर जाता है, दूसरा चला जाता है, वो खड़े रहते हैं, आराम से पेट्रोल निकालते हैं, आग लगाते हैं, सब तमाशा देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद है और मालूम नहीं होता कौन है, किस सामने तरीके जो से आया उम्मीदवार था खालिद महमूद, वो उसका बेटा वहाँ मौजूद था, तो उन्होंने कहा यार ये ना पकड़ लें, तो उसके बेटे को मारना शुरू कर दिया, लैपटॉप छीन लिया, वो तोड़ दिया वहाँ पर, मतलब उनको भी मसरूफ रखा और पुलिस दोनों काम देख रही थी। बहुत बहुत मैं मजम्मत की है और वाकई एक अफसोसनाक वाक़या है और ऐसे वाक़ये की मजम्मत ही कर सकता हूँ। अभी अच्छा ये मैं होगा क्या क्या? कर सकता हूँ? इन्होंने बता दिया कुछ नहीं मैं होगा। मुझे आप लगता है बताइए। ये जिसने भी क्या किया बहुत हाईकोर्ट बहुत बहुत जाएगा, बड़े नहीं कदम हाई कोर्ट नहीं, वो जाएगा। हाई कोर्ट भी जा सकता है वैसे तो। आगे और मजीद अच्छा, हल्के खुल अब सकते हुआ क्या, गवर्नमेंट ने किया क्या इस मामले को तूल देने के लिए? हुकूमत ने किया ये कि जी उनकी मदय्यत में, इलेक्शन कमिश्नर के नुमाइंदे की मदय्यत में एक FIR दर्ज कर दी और कमेटी बना दी है कि वो तहकीकात करेगी, जब तक भी चाहे वो तहकीकात कर ले। अब ये कोर्ट में केस भी चला लें, आप चलाना चाहें। इलेक्शन कमीशन अगले हफ्ते बुला भी लिया है कि जी गिनती कम देखेंगे, अब क्या हो सकता है, जो रह गए हैं वोट वो भी चलो देख लेते हैं हम, लेकिन जाहिर है ये फैसला तो लंबा हो गया। आपको भी लगता है 9 माह हो गए, 45-47 आज तक हल नहीं हुआ। अब तो लोग उसको भूल भी गए कि 45-47 9 माह बाद आप वो 2 बोरे खोल रहे थे, सही है, और एक जल गया, एक गायब हो गया, सही है। आप 10 महीने और मज़ीद गुजारेंगे इस कमेटी की रिपोर्ट पे, फिर 12 महीने और हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे अच्छा अब तो ये 2 बोरे जले थे, अब ये पता करना पड़ेगा ये कौन से पोलिंग स्टेशंस के थे, सही है। अच्छा ये नहीं मालूम हो सकता, नामालूम अफराद मिलेंगे नहीं, मेरे भाई 5 साल गुजर जाएंगे। पार्टी सेफ सिटी प्रोजेक्ट ले आई है, कैमरे लगे हुए हर जगह, वो कहते हैं यूँ निकाल लेंगे हम। हाँ अगर वो मीडिया की फुटेजेस मौजूद हैं, साफ नजर आ रहा है, जाते हुए भी आते हुए भी पकड़े जाने चाहिए। और अगर नहीं पकड़े जाएंगे तो मैं बता रहा हूँ ये आप मेरी बात नोट कर करके, ये फ्यूचर में एक बहुत बड़ा केस बनेगा और मजीद हल्के भी खुल सकते हैं। ये जिसकी भी प्लानिंग थी बहुत खराब प्लानिंग थी, कामयाब प्लानिंग थी, मतलब आप देखें ये ना कामयाब लोग ही नहीं कामयाब मिले, हो गए ना, हो गए ना, कामयाब हो गए ना, लेकिन इसका मलबा बहुत गिरेगा। ये एक ईंट जो निकाल ली है इमारत से, कामयाबी से निकाल के तो ले गए, लेकिन इससे बहुत बड़ी कोई इमारत गिर सकती है। अरे 5-5 हज़ार वाले जो है लाख वोट पर आ गए, वो आज तक नहीं पकड़ सके, कहां से सर हमने रब्ता करने की कोशिश की और इस तरह बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने डिप्टी मेयर साहब से जो वहाँ मौजूद थे, जो यानी शाहिद इन तमाम चीज़ों के, जैसे कराची के ज़बान में तो एक शख्स ने ये भी तस्वीर किया जो मैंने कहा, कह रहे हैं जी आपने इल्ज़ाम लगा दिया कि जी फील्डिंग उन्होंने सेट की थी, तो वो कह रहे हैं जी मैं तो उससे बात ही नहीं करूँगा। वो क्यों बात करेंगे भाई, वो बात करेंगे तो लोग सवाल पूछेंगे। वो तो आप देखें ना, वो तो खुद डिप्टी मेयर भी किस तरीके से बने वो आपको मालूम है। तो जनाब यहाँ पर अहलियत की बुनियाद पर और काबिलियत की बुनियाद तो उनकी यही है ना कि वो किस तरीके से अपनी पार्टी को जितवा सकते हैं, अपनी पार्टी को बजा सकते हैं, और जिस जगह से वो है सही, अब जाहिर है उन्हें अपनी कारकर्दगी दिखानी तो है ना, उन्हें भी कुछ और मज़ीद आगे और चाहिए। ऑलरेडी मलिर के सदर थे जिस वक्त ये इलेक्शन हो रहा था, उनकी जिम्मेदारी तो मलिर की है, उनका वहाँ होना कोई अनोखी बात नहीं थी। और डिप्टी मेयर हैं देखें, लेकिन वो थोड़ी उठा के भाग रहे या वो थोड़ी उसमें है। अच्छा वो देख तो रहे थे ना, देख तो रहे थे कि भाग रहे कोई लोग। मैंने टीवी पे आप बोले, मैंने तो एक टीवी को देते हुए सुना है, वो कहते हैं उन्होंने पीटीआई पे इल्जाम आयद किया कि पीटीआई वाले थे ये करके गए। आपको क्या लगता है अपनी पार्टी का बोल देंगे वो? अपनी पार्टी नजर आते हैं कोई भी नहीं, जैसे पीटीआई पीएस पार्टी में बोल रहे थे वो उनका बोल रहे थे, यही होता रहा है। असल में कौन था ये तो इनको पता होगा, इन्होंने पूरी डाल दी, मुझे नहीं पता, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकता। चलेंगे इल्जाम नहीं लगा, कोई भी हो सकता है, तीसरी कोत भी हो सकती है, तीसरी कोत बोल के खामखा कहानी तूल दे रहे हैं। तीसरा भी हो सकता है जिनको ये डर हो कि कहीं उनके हल्के ना खुल जाए। अच्छा वो आए उधर रीजनल बहुत आगे जाएगी, रीजनल ऑफिस के आम तौर पर नामालूम अफराद जहाँ से आते थे वो यही है, वो भी हो सकते हैं। मैं किसी में मलबा नहीं डाल रहा, खुद मैं सबसे कोशिश कर रहे हैं, सारे उसी तरफ कोशिश आप भी ले रहे कर रहे हैं। जैसे ये तो खुल के बोल रहे हैं कि ये पीपल्स पार्टी ने किया है, काफी सारी चीजें हैं ना, और डिप्टी मेयर भी खुल के बोल रहे हैं पीटीआई ने किया है। मैं खुल के तो नहीं बोल रहा, मैं कहता कोई भी हो सकता है। अब तो ये काम पुलिस का है ना यार, उनसे पूछे। तमाम चीजें सुनने के बाद भी आपका तज्जिया ये कि मैं कोई जज हूँ कि तमाम शवाहिद को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पहुंची है कि कोई भी हो सकता है। आगे चलिए। अच्छा जी, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने पीआईए से मुतल्लिक जो बयान दिया था उस पर माजरत कर ली है। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया।
मगर काश कहते ही नहीं, और कह दिया था तो उसके अगले दिन कर लेते। जितनी दुर्गत सोशल मीडिया ने उनकी बना दी है पाकिस्तान में, मेरा नहीं ख्याल कि आज तक उनकी कहीं ऐसी बनी होगी। लेकिन जब कोई ऐसी बात मुंह से निकल जाती है ना, वो कहते हैं ना, नहीं बात कहती है मुंह से निकालो, फिर वो कहते हैं हम तुम्हें कहाँ से निकालें। तो बात की पकड़ हुई और आज उन्होंने माजरत कर ली। बहरहाल माजरत करना भी बड़े दिल वालों के काम होता है, और इंसान बड़ा होता है, इससे छोटा नहीं। टेसौरी साहब के कहने पे। अच्छा, अब आप जरा मुझे बता दीजिए, उन्होंने कोई माजरत नहीं की है। चलो जी, इन्होंने कहा था मैंने उस पर तबसरा किया, भाई आप वापस ले अपने अल्फाज। सुन लो टेसौरी वाली बात है। अव्वल तो ये कि जनाब ये अपने हाफजे का इतना ज़बरदस्त जिक्र करते हैं कि जनाब उनको फ़लाँ जगह फ़लाँ वो कह रहे हैं PIA की बात तो मुझे याद ही नहीं है मैंने कौन सी की थी, लेकिन मुझे कामरान टेसौरी साहब ने ये बताया है कि मैंने कोई ऐसी बात कही है जिससे लोगों की दिल आज़ारी हुई है। तो अच्छा, अगर दिल आज़ारी हुई है तो मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। मैं आप उससे माजरत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, ना उन्होंने अपोलॉजी की कि जनाब, ना उन्होंने सॉरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। सही है। खबर क्या लगाई गई कि जनाब उन्होंने माजरत कर ली है। उन्होंने कहा यार मुझे याद ही नहीं है। हमें याद है अच्छी तरीके से, याद ही नहीं है। और कामरान टेसौरी साहब ने बताया उनको कि भाई जो इस वक्त दुनिया के सबसे नंबर 1 गवर्नर बनने का एजाज जिनको मिलने वाला है, नंबर 1 गवर्नर। हाँ, ये एक और खबर है नाज़रीन। नहीं, किसी के बकौल ना, मतलब वो कसीदा गोइयाँ होती है ना, सर आप नंबर 1 है, तो दूसरा कहता है आप फलां में नंबर 1 है, फिर एक कहता है आप फलां में नंबर 1 है, तो दूसरा कहता है आप फलां में नंबर 1 है। तो ये जो नंबर 1 की दौड़ है जी। अच्छा जी, चूँकि आज थोड़ा सा प्रोग्राम को हमने मुख्तसर किया है और 30 मिनट के लगभग हो चुके हैं, तो जाते जाते एक दो खबरें रह गई हैं। एक तो सर क्रिकेट में जो कुछ हुआ, आप सर माशाल्लाह बहुत पॉजिटिव आदमी हैं। कल जो पाकिस्तान का हाल था, पूरे दुनिया ने कह दिया था कि पाकिस्तान 100% हार गया, सिवाय आपके। आपने 90% कहने के बाद भी कहा कि नहीं मौजूदा, हालांकि वो कह रहे थे दुआएं कर लें भाई, मौजूदा क्या। देखिए 10% मैंने कहा था, 10% आपको याद रहता है। देखिए हाँ, और वो जो लंच से पहले, ये सेशन बाय सेशन खेलने वाला गेम है। लंच से पहले पहला सेशन जो था, जब तक वो पानी का ब्रेक हुआ था, और 147 साल तारीख का भी बता दें जरा। मैं सब बताता हूँ आपको, थोड़ा सा आप मुझे बोलने दीजिएगा। तो उसमें पहला सेशन बड़ा अच्छा खेला उन्होंने। किसने? पाकिस्तान टीम ने। और पहले आदमी पाकिस्तान 40-45 रन भी बनाए। और जब पानी के वक्फे के बाद दोबारा आए माशाल्लाह, तो लंच के वक्फे तक उन्हें खेलना चाहिए था, और वो खेल भी रहे थे। लेकिन फिर जो उनको अचानक ऐसी जल्दी कोई नजर आई कि तू चल मैं आया, और जो उन्होंने मतलब बिला वजह T20 की तरह क्रिकेट की शॉट खेलने शुरू किए, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। सीधी विकेट थी, कोई मुश्किल विकेट नहीं थी, इस पर आप खड़े हो सकते थे। दोनों बैट्समैन थे, दोनों अच्छा खेल लेते, दोनों ने अच्छा स्कोर भी किया। लेकिन बस उनका आउट होने की देर थी। जो पीछे के खिलाड़ियों ने जो किया है वो बड़ा हॉरेबल था, और ये याद रखा जाएगा। पाकिस्तान की तारीख की नहीं, ये टेस्ट क्रिकेट की तारीख की सबसे बदतरीन शिकस्त है। और ये रिकॉर्ड मुझे नहीं लगता कभी कोई टूटेगा कि 556 रन बना के भी कोई टीम इनिंग डिफीट से हार सकती है। हम उनके 8 खिलाड़ी आउट नहीं कर पाए, उन्होंने हमारे 20 खिलाड़ी आउट कर लिए। तो बहरहाल बहुत शर्मनाक, और हर चीज़ में हम इसमें एक्सपोज हो गए। तारीख तो बन गई। बांग्लादेश हमें सही हरा के गई थी, हम ऐसी जगह पे हमारी टीम में ऑपरेशन करना चाहिए। मैंने तो अपने प्रोग्राम में कहा भी है कि कोई एक काम तो सही कर लें। हमारे मोहसिन नकवी साहब, जो अमेरिका से हारने के बाद उन्होंने स्टार्ट किया था ऑपरेशन, तो वो ऑपरेशन पता नहीं कहाँ रह गया। 11 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान 7 टेस्ट मैचों में हारा है और 4 ड्रॉ हो गए, जिसमें से मेरे ख्याल में चौथा या पांचवा अपने मुल्क में ही हारा है। अच्छा, एक और भी हैरत अंगेज खबर ये भी तो सुनाई ना नाज़रीन को कि हम ये हार गए मुल्तान टेस्ट, अगला टेस्ट भी मुल्तान में ही है। और एक और इसके साथ साथ वो बाकी एक्चुअली इसकी वजह यह है कि बाकी स्टेडियम्स में रिनोवेशन का काम हो रहा है, नेशनल स्टेडियम में भी और लाहौर में भी। और यहाँ की जो विकेट बनाई गई है, वो बाहर से एक क्यूटर आया है, उसने विकेट बनाई है। ये भी बड़ी हैरान कुन, अपने मुल्क की विकेटें भी बाहर के क्यूटर से बना रहे हैं। हमारे पास अपना है क्या यार? मतलब बोर्ड के पास इतना पैसा है कि 50-50 लाख मेंटोर को दे सकते हैं एक हमारे मुल्क के प्रैक्टिस मैचों के लिए, और अपनी विकेट खुद नहीं बना सकते, और ऐसी विकेट बनाई है। अगला मैच का देखिए, बहुत ज़्यादती ये हुई है कि हमारे यहाँ वक्त से पहले सरफराज को हटा दिया गया, उसको कैप्टन रखा जाता और बाबर को उसके साथ 1 साल रखते, तो आज हमारी सूरत ये नहीं होती। आज हमने जो है असद शफीक को वक्त से पहले रिटायर कर दिया, हमने फवाद आलम को वक्त से पहले हटा दिया, हमने ऐसे कई क्रिकेटरों का कैरियर ख़त्म कर दिया ज़ाती पसंद नापसंद से। तो यही हाल होना होता है टीम का। टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन अफसोस
देखिए इनका आखिरी जुमला बड़ा अहम है कि टैलेंट की कमी नहीं है, तो फिर ये क्या है? इकरा परवरी गलत सिलेक्शन, फिर सिलेक्शन कमेटी तोड़ के नहीं बना दी गई। अभी आज की इतला है शाम, ये भी गलत फैसला मान रहे हैं आप? देखिए बिल्कुल, ये मतलब हर बार एक नई सिलेक्शन कमेटी उन लोग को बना देते हैं जिनका खुद टेस्ट क्रिकेट का रिकॉर्ड उनका नहीं है। एक तो ऐसे बना दिए थे जिनको क्रिकेट की कभी खेली ही नहीं उन्होंने, तो आप सिलेक्टर उनको बनाए। आपके पास इंज़िमामुल हक है, आपके पास मियादाद है, आपके पास यूनुस खान है, अभी मोहम्मद यूसुफ है, आप मिसबाहुल हक है। मोहम्मद यूसुफ ने इस्तीफा दिया है। हाँ, तो क्यों दिया है? इसी वजह से कि सिफारिशें आ रही होंगी, इसको लो उसको लो। मोहम्मद यूसुफ को बनाएं, यूनुस खान को बनाएं, मिसबाहुल हक, इन तीनों को बना दें आप। उनको बना भी दें, खेलना तो ग्राउंड में आपके खिलाड़ियों लेकिन सिलेक्शन वो जिंदगी भर उनकी टेस्ट क्रिकेट खेलती है ना, वो सिलेक्शन करेंगे, उनकी बात मान लेंगे। ये कोई सिफारिश नहीं आए, मेरिट पर टीम बनाए। मैंने जब से होश मैं कहता हूँ अगले टेस्ट में सरफराज को, आखिरी बात सरफराज को लेना चाहिए अगले टेस्ट में। आपकी ख्वाहिश है ये? वो कम से कम कैप्टन नहीं होगा तो उस कैप्टन को बता तो सकेगा, भाई बॉलिंग चेंज कर, इसको लगाओ उसको लगाओ, ये करो। वो एक सीनियर कैप्टन अली, जब से मैंने होश संभाला है ना, तब से मैं हमेशा से नाजुक दौर में ही देखता हुआ आया हूँ। हाँ, मुल्क को भी वो जो वर्ल्ड कप 92 में जीते थे उसमें भी दुआएं मांग रहे थे, या अल्लाह फाइनल में पहुंच जाए, या अल्लाह फाइनल में पहुंच जाए। वो फिर चलो एक बार अल्लाह ने कहा चलो, तो उसका फायदा व नुकसान हो रहा है आज तक बहुत। अच्छा मेरी बात सुनिए, मेरी बात नहीं, आप गलत बात करेंगे, मैं बीच में टोकूंगा। आप मिसबा कहाँ से था? नहीं, मिसबाहुल जब तक था उस तक पाकिस्तान टेस्ट की नंबर 1 टीम थी। आपकी T20 में आप जीत के आए थे, माजी के मदार जी। तो ये देखा हमेशा नहीं। अरे भाई, मैं हमेशा जिस तरीके से वो जीते वो भी आपके सामने मौजूद है। देखिए मैं ये बात नहीं कर रहा, आपने हमेशा ये देखा होगा, सही है, मिसबा जब था तो मिसबा को जब हटाने की सबसे बड़ी वजह, सारे जगहों से उसको हटाया था, उसकी वजह भी यही थी कि मुसलसल हारे जाता। अब आप कहानियाँ सुनाएं कि जनाब, क्योंकि इस मुल्क में देखिए आवाम जो सारे हमारी अशराफिया है, सही है, वहाँ पर सियासत से लेकर मुख्तलिफ जगहों पर बैठने से लेकर ब्यूरोक्रेसी से लेकर हर जगह पर नेपोटिज्म है, हर जगह पर यही सिलसिला है। वही वहाब रियाज को बाद में वज़ीर बना दिया जाता है, फिर वफाक तक ले जाने की कोशिश की जाती है। देखिए बात सारी ये है मेरे भाई कि हमारा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। आप जब तक अपने आप को सीधा नहीं करेंगे, आप हर फैसला मेरिट पे नहीं करेंगे, आप उनकी ट्रेनिंग जो है वो नाले में करवाएं या नदी में करवाएं, ये बड़ी अहम चीज़ है। नेपोटिज्म, ये तुम्हारा खिलाड़ी, ये हमारा कप्तान, वो तुम्हारा मीडिया, ये हमारा चीफ जस्टिस, वो तुम्हारा चीफ जस्टिस, ये फलां। सर पाकिस्तान में क्या हो रहा है? वजीर दाखिला का पीसीबी के चेयरमैन बनने का क्या दुख है, मुझे ये बता दे यार। होता है कि एंकर को भी बना दिया था साहब, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। की बात कर रहे हैं? अरे सेठी साहब, यही तो मैं कह रहा हूँ ना आपसे, मैं यही कह रहा हूँ कि ये नेपोटिज्म है। एक बंदा एक वक्त में बहुत अच्छा साबित हो रहा होता है किसी साहब का, तो वो कहता है कि हाँ भाई इसको फला होता भी दे दो, हाँ फला होता भी दे दो, हाँ फला भी दे दो। यही मैं कह रहा हूँ, खान साहब ने अपने बना दिया। यही हो रहा है, यही हो रहा है। बिल्कुल गलत है। चले जी, जाते जाते आखिरी खबर आपके सामने एंटरटेनमेंट से शामिल कर लेते हैं। और ख़बर है जी, मारूफ अदाकारा, आप दोनों की पसंदीदा सनी लियोन, और फिल्में देखी ना आपने? सनी लियोन की फिल्में हाँ देखिए आपने भी देखी होंगी। मैंने नहीं देखी यार ये बहुत ये इतनी मशहूर अदाकारा मैंने नहीं देखी है, तो क्या कह सकता हूँ? नहीं देखी तो मतलब कोई छोटा मोटा कोई क्लिप, मैंने नहीं देखी। गाना कोई सुन लिया हो? नहीं, मैं जानता, आइटम सॉन्ग भी करती है? मैं जानता भी नहीं हूँ। सख्ती से मना है भाभी की तरफ से। नहीं, मैं जानता ही नहीं, तो क्या कहूँ? इसके बाद लिखिएगा, मशहूर मोबाइल तो चेक नहीं होता। अभी मैं गूगल के बाद नाम नहीं सुना आज तक आपने? नहीं, मैंने नाम नहीं सुना। आप तो जाहिर तस्वर में ले ही जाते हैं अदाकारा को। बिल्कुल, इसकी मशहूर फिल्में याद है ना आपको? आइटम नंबर भी याद है, मगर यहाँ तफसर करना बेहतर नहीं। शाहरुख खान की फिल्म में लैला ओ लैला जो गाना था, हाँ, कहा गया ये बताएं। हाँ, उनकी खबर क्यों बनी है जी? खबर इसलिए बनी है कि उन्होंने एक परफ्यूम लॉन्च किया था, और उस परफ्यूम से वो कहती ये हैं कि 100 करोड़ से ज़्यादा कमाई कर चुकी हैं, और एक फिल्म का वो 3 करोड़ चार्ज करती हैं। वो कहती हैं इससे बेहतर तो ये है बहुत अच्छा कारोबार शुरू किया है। बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है। गुड लक। खुद भी वही परफ्यूम इस्तेमाल करती हैं। कभी भी नज़दीक से मिलने का आपका इत्तेफाक हो, मशहूर अदाकारा का सेल्फी वगैरह लेंगे आप तो खुशबू आएगी। आप सेल्फी लेने का मुझे शौक नहीं है, लेकिन ये बिजनेस है, ये बिजनेस अच्छा है अगर परफ्यूम का। अच्छा, माजी में भी बहुत बड़े बड़े फुटबॉलर्स ने, बहुत बड़े एक्टर्स ने परफ्यूम का बिजनेस किया है और कामयाब रहा है, और ये एक अच्छा बिजनेस है। और खवातीन भी बिजनेस में आ रही है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपको फिल्मों से ज़्यादा अगर पैसा वो परफ्यूम में कमा रही है बेच के, तो बहुत अच्छी बात है।
फिल्म में काम करना कोई बुरी बात है उनके लिए? नहीं, उनके लिए बिल्कुल बुरी बात नहीं है। जो लोग एंटरटेनमेंट पसंद करते हैं, आप दोनों जैसे, आप तो खैर फिल्में तो देखते हैं ना? नहीं, मैं फिल्में नहीं देखता। सर ये कौन सी कहा, भाई मैं फिल्में नहीं कहाँ रहते देखता, हैं ये? तब मैं क्या कर मना सकता है हूँ? ना, नहीं बोल सकते, बहुत शदीद मना है। हमको दोनों को बात करनी पड़ेगी, फिर कुछ ना कुछ जवाब दे देंगे। अच्छा, बहरहाल कारोबार पे तो खुश है ना, खवातीन कारोबार कर रही हैं, बिल्कुल, पैसे कमा रही हैं, बहुत 100 अच्छी करोड़ बात है। की, ये दूसरों को भी ज़ाहिर नहीं, बहुत अच्छी बात है कि अगर वो 100 करोड़ कमा रही हैं तो ज़ाहिर है हमारे यहाँ पर एक बड़ा मसला ये भी होता है कि हमारे यहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एंकरों ने अपने अपने परफ्यूम लॉन्च किए हैं आजकल, और बाकायदा उसकी मार्केटिंग भी करते हैं और वो उससे कमा रहे हैं, तो ठीक है। जो फेमिलियर लोग हैं वो इस तरह के काम करते हैं तो बासानी कामयाब हो सकते हैं। हाँ, हाँ। जैसे वसीम अकरम साहब के नाम पे परफ्यूम था, जुनैद जमशेद मरहूम के नाम पर, आजकल 2-3 टीवी एंकर्स ने अपने टीवी एंकर्स ने अपने नाम पर कर ये लिया। पता ना, ये और सनी लियोन भी ज़ाहिर है अच्छा मारूफ अदाकार है, आप ज़ाहिर है नाम से वाकिफ नहीं थे, देखा तो है आपने भी यकीनन, तो आपने एक इंडिया का बड़ा मशहूर प्रोग्राम था बिग बॉक्स, बिग बॉस उसमें भी थी ये। उसमें ये थी, वहीं से कंट्रोवर्शन हुई, किसी ने बोला ये तो दूसरी वाली फिल्मों की अदाकार है, इसको आपने कहाँ लाके बैठा दिया। अच्छा, तो ये बड़ा मसला हुआ था, उसका दूसरी फिल्मों से कंट्रोवर्शन बात हुई। क्या है, आर्ट मूवीज, वो भी एक आर्ट है, हाँ वो अदाकारी हो भी ज़ाहिर है, अदाकारी होती है। अच्छा ठीक है। जाहिर है वो आपने तो जाहिर है आप आर्ट के दिलदादा हैं, आप तो छोड़ते नहीं इस फिल्म में इस तरह की, तो आप भी आर्ट के दिलदादा तो है ना? नहीं, मैं आप जो जिस तरह उन्होंने इशारा किया है ना, उसके बाद में कोई जवाब नहीं देना चाहता। सर आप मतलब फारिग औकात में फिल्में ही देखते हैं, सही, अच्छी बात है, बड़ी ज़कारा है, ज़ाहिर है इनकी देखी होंगी फिल्में सारी आपने। बहुत सी आप, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सी बात की आपने, ख़ासतौर पर ख़वातीन के हवाले से, साफ़ियों के हवाले से ज़ाहिर होती ही मालूमात, आपका तज़िया, आप तो ज़ाहिर है परफ्यूम लगाते भी हैं, शौक़ भी है आपको, बिल्कुल है ना आपको? लेकिन उनका मिला नहीं मुझे, कहीं मिलेगा ज़रूर लूँगा उनका। पाकिस्तान में तो मिलने सरा, दुबई में या कहीं बाहर जाऊँगा तो वहाँ मिलेगा, तो ट्राई करूँगा। ऐसे क्या वहीं जाकर लेते हैं आप? बाहर से परफ्यूम मिल जाते हैं, यहाँ भी मिल जाते हैं, लेकिन अभी उनका यहाँ मिलना मुश्किल है। उनका यहाँ पाकिस्तान में ज़ाहिर है, पाकिस्तान में उनका परफ्यूम नहीं है, खुद भी पाकिस्तान में नहीं है, ये लफ्ज़ है, उनका यहाँ मिलना मुमकिन नहीं। परफ्यूम का अच्छे अदाकार मिलना भी चाहेंगे कि ना आप? मुलाकात होगी, मैं पर्दा थोड़ी कर लूँगा इनकी तरह, मुझे भी इस तरह की, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी खूब आज़ादी मिली हुई है ज़ुबैर साहब को, तो कुछ आप भी हो, क्यों जल रहे हैं मेरी आज़ादी से? आज़ादी आपकी कायम रहेगी, मेरी बहुत सी आज़ादी बात से है। आप क्यों जल रहे हैं? और इस तरह की ज़ाहिर है आज का हमारा शायद आप लोगों के भी दिलों में है, लेकिन इस प्रॉब्लम वीकेंड का हमारा आखिरी प्रोग्राम, जिसमें हमने बात शुरू की ख़ासतौर पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से, और आखिर तक बात हमने जो खबरें आपके सामने, अहम खबरें सामने रखी, उसमें मेरे दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का तबसरा भी आपने सुना, और ये ख़ास तौर पर जो तरमीम के हवाले से बार बार बात की जा रही है, इस पर एक डेट याद रखिएगा जो हनीफ मंसूरी साहब ने और नवीद ज़ुबैरी साहब ने दी है, बहुत अहम है। देखते हैं इन दोनों में से खबर किसके पास अथेंटिक थी, वो ज़ाहिर आने वाला वक्त बताएगा, और हमें आपके आरा का है इंतज़ार। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाज़त, होने के बाद।